हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरी आज की क्लास में, जहां हम संविधान की क्लास ले रहे हैं और संविधान के मैंने अब तक काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में 250 257 256 के आई थिंक क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। आज की जो क्लास रहेगी वो 261 क्वेश्चन नंबर 261 से रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 260 के अप्रॉक्स में मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की जो नेक्स्ट क्लास है वो, और मैं आपको बताना, सबसे पहले मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा। देखो प्यारे बच्चों, जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अपनी क्लास में, वो क्वेश्चन वही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस उन क्वेश्चनों से हटकर और कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है? तो कौन से निर्वाचक मंडल के द्वारा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है? मैं आपको बता दूं, उनका जो है चुनने का तरीका वो होता है एकल स्थानांतरण जो होता है, पद्धति होती है, निर्वाचन पद्धति होती है, एकल निर्वाचन पद्धति, उसके द्वारा, उसके माध्यम के द्वारा उनको चुना जाता है। मतलब कि एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में उनको चुना जाता है। ठीक है। अब जो उनको चुना जाता है, आर्टिकल, हम देखो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है कौन से आर्टिकल के तहत उनका चुनाव होता है? तो आर्टिकल 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से होता है। एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से, प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार, किसके अनुच्छेद 55 के, जो मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके? निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों का मतलब समझ रहे हो आप? राज्यसभा, दोनों सदनों मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब जो राष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का उनका अधिकार नहीं होता। आपको पता होगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, उनको अधिकार नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में जो क्या नाम है, मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब कि इन दो क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से, इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन में तो आपको सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेशों की शक्ति और कानून के समतुल्य होती है। मतलब कि जो राष्ट्रपति का घोषित अध्यादेश होता है, जो उनकी शक्ति होती है, वो एक कानून जो बनाया जाता है उसके समतुल्य ही मानी जाती है। ठीक है। तो अब संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निषिद्ध हो जाता है। अब निषिद्ध हो जाता है। अब आपको इसी में से यही तो बात बतानी है कि भाई ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, कौन सा सही है? कि जो हम राष्ट्रपति का जो अध्यादेश मतलब कि घोषित करता है, जो उनकी शक्ति है इस प्रकार की, वो कानून के समतुल्य है या नहीं है? तो आपका आंसर सीधा साधा आएगा कि हाँ, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो अध्यादेश की शक्ति है उनकी कानून के समतुल्य ही है। अब देखो ये बात क्या है। आर्टिकल 123 के यह प्रावधान है, आर्टिकल 123 में यह प्रावधान है कि अगर संसद के दोनों सदनों सत्र में नहीं है, किसके? संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यह पता चल जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, ऐसी मतलब कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है। ठीक है। और
तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह अध्यादेश अध्यादेश हमारा 6 जो हमारे 6 मंथ तक की परिवर्तन में रहता है। ठीक है, और इसी बीच संसद के दोनों सदनों के अनुमोदित करा लिया जाता है। जो हमारा अध्यादेश होता है, अध्यादेश की जो शक्तियां होती हैं, वो दोनों सदनों से अनुमोदित करा लिया जाता है। और लेकिन यह अनुमोदन के बाद में प्रारंभ में होने वाले सदन की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित करना आवश्यक है। किसके अंतर्गत? देखो, अब जो है राष्ट्रपति को यह समाधान हमारा दोनों सत्र ये होते हैं, मतलब कि 123 के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन सा 123 आर्टिकल 123 के तहत वह अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध, ये मैं पेन चेंज करूंगा जरा, पहले 1 मिनट रुक जाना प्यारे बच्चों। पेन हम ले लेते हैं आज येलो। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता मिले, तब ये हम उनके विरुद्ध जो है महाभियोग लाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपको इनमें से बताना है कौन सा, दोनों में से कौन से सही है। तो आपका आंसर आएगा कि वे दोनों में से कोई सा भी आंसर सही नहीं है, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर उन्हें महाभियोग उन पर लगाया था आर्टिकल, ये हमारी पेन तो बिल्कुल दिख नहीं रही है, हम पेन लेते हैं रेड, आर्टिकल 61 लगाकर हटाया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति पर जो संविधान का अतिक्रमण करने का जो उन्हें महाभियोग लगाया जाता है, तो महाभियोग उन पर हमारा आर्टिकल 61 लगाकर हटाया जाता है। महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, संसद के कोई सा भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जिस सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा, मतलब 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, मतलब कि 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव को पहला सदन अपनी सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजता है, और दूसरा सदन आरोप की जांच कर अपनी कुल सदस्यों संख्या के 2/3, किसके 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित कर देता है, तो महाभियोग की कार्यवाही पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारे हैं दो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के, मतलब कि अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि हमारे होते हैं। तो आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा सही है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मतलब कि सी। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है कि इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। कितनी होगी? 250 होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जिसमें हमारे 12 सदस्य तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238, कितने 238 प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमारे 12 सदस्य तो होंगे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत,
और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का अधिकतम 238 प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसमें भाई? हमारे राज्यसभा के सदस्य। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। कितनी? चौथी अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में केवल 233 प्रतिनिधियों का उल्लेख है, जिससे है कि वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी संख्या 245। जिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हैं। मतलब कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है तो वो किन किन क्षेत्रों से हमारे होते हैं? तो कला से होते हैं, साहित्य से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, समाज सेवा के क्षेत्रों से होते हैं और उन उन क्षेत्रों में वो अनुभवी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सब सही है? कौन सा सही है भाई? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। मतलब कि संसद जो है भारत का कोई भी हिस्सा उसके लिए कानून बना सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है। कानून बना सकता है तो ये आपको बताना है ऐसा या नहीं। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। क्या ये दोनों क्वेश्चन, क्या दोनों ये ऑप्शन सही है? तो आपका कहना होगा, आप पूरी तरीके से इसको बता देंगे कि ऑप्शन दोनों सही है हमारे। ठीक है। हमारे जो संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं, कानूनों के संदर्भ में निम्न तथ्य सही है कि संसद पूरे भारत के या इसके भारत के किसी भी हिस्से के लिए हम कानून बना सकता है। संसद, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से देना है कि संसद पूरे भारत में भारत के किसी भी कोने या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। ऑप्शन ए, दोनों हमारा ऑप्शन ए सही है एक। और अनुच्छेद 245 एक के अनुसार, अनुच्छेद 245 एक के अनुसार संसद का नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होता है। मतलब इसका क्या है? देखो, संसद के जो नियम है भारतीय नागरिकों पर तो लागू होते ही हैं, भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे, और दुनिया की किसी भी, मतलब दुनिया में उसकी कोई भी संपत्ति है, चाहे वो कोई भी संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति, हमारे देश की, भारतीय संस्कृति की, और सॉरी भारतीय संस्कृति मतलब भारत देश की कोई भी संपत्ति किसी दूसरे देश में भी क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी संपत्ति क्यों ना हो। ठीक है। संपत्ति का मतलब कुछ भी हो सकता है, कार या और भी कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो उस संपत्ति पर वो कानून लागू कर सकता है, मतलब कानून बना सकती है हमारी भारतीय संसद, तो लागू हो सकता है। तो हम अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? हमारा ऑप्शन बी, प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है दोस्तों, प्रणब मुखर्जी ने। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए, मतलब भारत के लिए, भारत के संघ, भारत एक संघ ही तो, भारत संघ और राज्यों का संघ, तो संघ के लिए एक संसद होगी जो कि हमारे राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 79 हमारा कहता, 79 हमारा अनुच्छेद ये बात कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः हमारे होंगे लोकसभा और राज्यसभा। तो 1952 में हमारा जो था, 1952 में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता था। ठीक है। अब जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा है और राष्ट्रपति, मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह बात याद रखनी होगी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर हमारी भारत की संसद बनती है। ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत बनती है? 79 के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हैं। किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? तो भाई किसके सुझाव पर राष्ट्रपति
किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करेगा। तो भैया बताओ आप, उपराष्ट्रपति के कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, या एक अधिशासित मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल होते हैं, या उस राज्य के मुख्यमंत्री के कहने पर उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। तो आप बताओ, अगर राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो किसके कहने पर करेगा? तो आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री के कहने पर वो राष्ट्रपति जो है उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। आप लोगों को लग रहा होगा मुख्यमंत्री करेगा, क्योंकि जो हमारे राज्य का मुखिया है वो हमारा मुख्यमंत्री होता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति उस पर करेगा, सलाह पर। अब मैं आपको बताऊं कि जो अब ये जो हमारा प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो आर्टिकल 155 के तहत करता है। किसके? आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी कौन सा सही है? वो शपथ लेंगे तो उनमें से वक्तव्य है ये, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। तो बताइए क्या ये बात सही है? उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठता और वफादारी के साथ शपथ लेते हैं। इनमें से आपको बताना कौन सी बात सही है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है। तो तीन, अब ये जो यहां पर यह है, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति, संविधान की बोल रहे हैं, संविधान की संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति मतलब संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी निभाने के लिए शपथ लेते हैं। ठीक है, मतलब कि वफादारी की शपथ लेते हैं संविधान के प्रति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। संविधान का संरक्षण, सुरक्षा, प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद हमारा 60 है, अनुच्छेद 60 में यह प्रावधान दिया गया है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी भी विषय पर समान मतदान होने के लिए, मतलब होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आपको बताना है कि किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। मतलब कि मैं आपको बताऊं, सदन में कोई बात रखी गई, कोई विषय रखा गया, कोई भी विधेयक रखा गया, उस पर समान मतदान आ गए और संसद के किसी भी सदन, मतलब कि चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा, कोई भी सदन हो इन दोनों में से, और इन दोनों सदनों में से उनके स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाएगा? आई है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, तो उसको हम कहते हैं मतदान करना। क्या कहते हैं? मतदान करना कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है। ठीक है, यह बात आपको भी पता होगी कि सामान्य स्थिति में तो जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो मत नहीं दे सकता। लेकिन परंतु जहां बराबरी की बात आ जाए या बराबरी की स्थिति बन जाए, तब ऐसे मत को निर्णायक मत कहा जाता है। निर्णायक मत कहा जाता है, और इसका तात्पर्य है गतिरोध को समाप्त करना, और इस प्रकार स्पीकर द्वारा मत डालना, इसके द्वारा मत डालना या मत करना कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार
कर सकते हैं। मतलब कि अगर राष्ट्रपति को किसी कारणवश अपने पद से कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेनी है, या कोई कोई महाभियोग लग गया, या कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे अपना पद राष्ट्रपति को छोड़ना पड़ जाए, तो उपराष्ट्रपति को अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो ये सीधा सिंपल सा आपको पता होगा कि 6 महीने जो है, 6 महीने तक जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति के मौजूदगी में। गैर मौजूदगी मतलब कि राष्ट्रपति है नहीं, या तो अपना पद छोड़ दिया, या किसी कारणवश वो कहीं किसी कारणवश नहीं है उस वक्त तक, तो वो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभाल सकता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु, अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है, और इस अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति बीमारी हो सकती है, या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्य को निर्वाह कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में कौन सी बात इसमें सही है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल बात सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मतदान देने का अधिकार है, तो ये बात भी सही है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, मतलब कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ठीक है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। बताओ, आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है इसमें। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। ये आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसा गण है, निर्वाचक मंडल है, जिसमें से यह राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना होगा, तो इसमें यह है सिर्फ प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचक सदस्यगण राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। इनमें निम्न लोग शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदन, मैंने आपको बताया था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और हमारा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद जहां द्विसदनीय विधायिका है के सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कौन कौन नहीं लेते मैंने आपको बता दिया है। देखो, हमारे मनोनीत सदस्य हैं वो कोई भी भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य, द्विसदनीय विधायिका के सदस्य, ठीक है, कोई भी हमारे
मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है? भारत सरकार के बजट के बारे में, किसके बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है? कौन सा सदस्य सत्य है? बात मतलब लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। दूसरा, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। तो आपको प्यारे बच्चों इनमें से आपको बताना है कि भारत के राज्य बजट के बारे में कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों आपका जो आंसर होगा इसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि इसका आंसर हमारे दोनों सही है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। मतलब कि लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। किसकी? बजट की। दूसरा ऑप्शन, लोकसभा में वित्त मंत्री के, मतलब कि जब लोकसभा में वित्त मंत्री का भाषण समापन हो जाता है, भाषण समाप्त हो जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो हमारा बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, उसका वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है, राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। अनुच्छेद 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्रकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे ही बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। लोकसभा में 2 चरणों में बजट पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं, भारत के राष्ट्रपति ही संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। मतलब कि ज्ञात है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में, किसमें? तीसरी अनुसूची में यह शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो प्यारे बच्चों लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब ये क्वेश्चन अलग क्यों है थोड़ा सा, देखो अनुच्छेद 356 के तहत, किसके? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्य की संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाए, बिल्कुल असफल हो जाए, तो उसके कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कौन से आर्टिकल के तहत? राज्य में 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। उपरोक्त स्थिति के लिए संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित तथा अथवा निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, जो भी उसका कार्यभार होता है राज्य का वो अपने हाथ में ले लेता है एवं घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। संसद जो है राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी। अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्य में तो राज्य का जो बजट होगा वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, सीधी सी आसान भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्यों को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कौन क्या है इसका आंसर? तारांकित प्रश्न। संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न, देखो संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जा सकता है। तो जिसका मौखिक रूप में उत्तर दिया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो भाई, अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो तारांकित प्रश्न के साथ हम अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब जिन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहते हैं भाई। अगर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न कहते हैं, जिनका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? ए, संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी सदन के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। तो प्यारे बच्चों, तो इसमें जो हमारे हैं क्वेश्चन तीनों के तीनों हैं, मतलब कि संसद में उसे बोलने की देखो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है। वो क्या है? संसद में बोलने की स्वतंत्रता को हाँ है। संसद में कुछ भी कहना है या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के कहना या उनके द्वारा किसी भी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, उन्हें मुक्ति मिलेगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी इस बात पे, ठीक है, बोलने के लिए और कोई भी मतदान देने के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं। जब सदन चालू है तो वह एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 52 से 151 तक में संघ का वर्णन है। अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, संसद के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार आदि का वर्णन है। इसके अनुसार भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित है। संसद में वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्यों द्वारा कही गई बात या किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों में समय समय पर संशोधन भी किया जाएगा, ठीक है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से 40 दिन पूर्व और कार्रवाई समाप्ति के 40 दिन बाद संसद के सदस्यों को किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब संसद में कार्यवाही शुरू होगी तो 40 दिन तो पूर्व, 40 दिन भी पहले कोई सिविल कार्रवाई नहीं होगी, और समाप्त हो गया है तो उसके 40 दिन बाद भी उसको कोई भी सिविल मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको छूट आपराधिक मामले में नहीं है। ये कोई अपराध के मामले में इसके लिए कोई छूट नहीं, कोई अपराध हो जाए, उसको कोई अपराध होगा तो ये कोई छूट नहीं होगी उसमें, ठीक है। संसद सदस्यों को अधिवेशन के दौरान, अधिवेशन चल रहा है, ठीक है, संसद सदस्य के अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष सभापति के अनुमति के बिना न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। उसको जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, किसके? अब उसकी अनुमति चाहिए अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना, ठीक है। आप उसको न्यायालय में जाकर विवश नहीं कर सकते ले जाने के लिए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है? कौन सा सही है? कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है, केंद्र की कानून बनाने के।
संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। इन दोनों में से कौन से सही है? तो दोनों ठीक ठीक, हमारे दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार, किसके 253 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। किसके, कौन से आर्टिकल के? 253। कौन से आर्टिकल के लिए? 253 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के लिए किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लेखित विषय से संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। तो आई होप आपको जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको सही समझ में आए होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, अच्छे से करना। और ये क्वेश्चन बेफालतू का नहीं है और संविधान के बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्यारे बच्चों मेरी क्लास ये अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, दिल से लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन तक पहुंचाओ मेरी वीडियो जो उनको नीड है और इस चीज की वो उस चीज की नीड पूरी कर सकें। थैंक यू सो मच।